नमस्कार बच्चों, मैं हरेंद्र कुमार, कक्षा 12 कॉमर्स। हमने विषय है अकाउंट्स। हमने सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर था साझेदारी खाते 1, साझेदार का परिचय। अब इसके बाद वो चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है और उसके नोट्स भी आपको भेज दिए जा चुके हैं। आप उन नोट्स को अपने फिर रजिस्टर में कंप्लीट करने के बाद अब हम आज जो सेकंड चैप्टर है साझेदारी खाते 2, इसमें नए साझेदार का प्रवेश के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा ठीक है, सभी बच्चे अपने अपनी बुक्स निकालें और जो ये चैप्टर में दिया हुआ है उसको अच्छी तरह से रीडिंग करना है और उसके जो मेन पॉइंट को अच्छी तरह से समझते हुए हमें आगे चलना है। ठीक है, सेकंड चैप्टर है साझेदारी खाते 2। इसमें नए साझेदार का प्रवेश। जैसे कि एक फर्म है, उसमें 2 साझेदार है, तो उन्हें किसी नए साझेदार को फर्म में सम्मिलित कर लिया, तो उस कंडीशन में फर्म की जो संपत्ति है और उनके जो दायित्व है उनका मूल्यांकन हमें किस प्रकार करना है, वो सब इसी चैप्टर में उन पर डिस्कस करना है। और इसी चैप्टर में से एक क्वेश्चन 10 नंबर का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो कंपलसरी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो इसलिए सही बच्चों को ये वाला चैप्टर अच्छी तरह से क्लियर करना है। ठीक है, अब जो इसकी थ्योरिकल पोर्शन है उसे देखते हैं। तो इसमें नंबर 1 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है बच्चों, सभी बच्चे अपनी बुक्स निकाले और चैप्टर नंबर 2 साझेदारी खाते 2 नए साझेदार का प्रवेश। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है ख्याति। ख्याति का वर्णन करना बहुत सरल है। जो गुडविल है उसका वर्णन करना तो बहुत सरल है, परंतु उसकी परिभाषा देना बहुत कठिन है। ठीक है, यह व्यापार के अच्छे नाम, अच्छे संबंध व संपर्क का लाभ है। यह एक ऐसा तथ्य है जो कि पुराने जमे हुए व्यापार को नए व्यापार से भिन्न करता है। ठीक है, ये बहुत से तत्व से मिलकर बनती है। इसके सब रूप भिन्न भिन्न व्यापार में एक ही व्यापार में भिन्न होते हैं। ख्याति, ठीक है, तो ख्याति की डेफिनेशन दी हुई है, तो जिसमें ख्याति का जो वर्णन है उसको करना तो बहुत कठिन है, परंतु की परिभाषा देना उतना ही कठिन है। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को अच्छी तरह से क्लियर करना है। अब इसके बाद जो चैप्टर नंबर 2 में है साझेदार, एक नए साझेदार के प्रवेश की आवश्यकता। जो एक व्यापार या फर्म होती है उसमें नए साझेदार की आवश्यकता किन किन कंडीशनों में पड़ती है, तो उस पर डिस्कस करते हैं। नंबर नए साझेदार के प्रवेश की आवश्यकता। इसमें एक चालू फर्म में निम्न में से किसी एक अथवा कई कारणों से नए साझेदार के प्रवेश की आवश्यकता होती है। जैसे जो चालू फर्म है उसमें एक नए साझेदार की एंट्री के लिए अनेक कारण ऐसे हो सकते हैं कि एक नए साझेदार की आवश्यकता हो। जैसे कि नंबर 1 पॉइंट है, नंबर 1 पॉइंट व्यापार का विकास करने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। जो व्यापार है उसको आगे बढ़ाने के लिए या उसका विकास करने के लिए हमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और वर्तमान साझेदार उसे देने में असमर्थ है। जो पुराने साझेदार जो फर्म में सम्मिलित है तो वो उस कंडीशन में व्यापार में पूंजी नहीं लगा सकते, और यदि उसी कंडीशन में नए साझेदार की आवश्यकता होती है कि वो पूंजी लेकर आएगा अधिक से अधिक और व्यापार में उसको सम्मिलित कर लिया जाता है। इसके बाद है नंबर 2 पॉइंट व्यापार के प्रबंध एवं संचालन के लिए किसी योग्य, कुशल अथवा अनुभवी व्यक्ति की। व्यापार के प्रबंध एवं संचालन के लिए किसी योग्य, अच्छे पढ़े लिखे, समझदार और योग्य व्यक्ति जो कुशल तथा अनुभवी व्यक्ति उसकी आवश्यकता फर्म को होती है। तो इस कंडीशन में भी वो एक नए साझेदार का प्रवेश कर सकते हैं। नंबर 3 कंडीशन है किसी प्रसिद्ध एवं प्रभावशाली व्यक्ति को साझे में सम्मिलित करके फर्म और उसके प्रभाव तथा अच्छे संबंधों का लाभ प्राप्त करना चाहती है। जो कंपनी होती है यदि कोई प्रसिद्ध एवं प्रभावशाली व्यक्ति है उनको अपने व्यापार फर्म में सम्मिलित करके वो फर्म उसके प्रभाव और अच्छे संबंधों का लाभ प्राप्त करना चाहिए। नंबर 4
किसी वृद्ध साझेदार के अवकाश ग्रहण करने अथवा मृत्यु के कारण। यदि कोई वृद्ध साझेदार है, उसने फर्म से अवकाश ग्रहण कर लिया या उसकी मृत्यु हो जाए, तो उस कंडीशन में उसके स्थान पर हमें नए साझेदार के प्रवेश करने की आवश्यकता पड़ती है। फिर नंबर 5 है किसी पुराने अनुभवी एवं कुशल प्रबंधक को प्रोत्साहन देने तथा उसकी योग्यताओं का अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए भी नए साझेदार की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब इसके बाद ये जो नए साझेदार की प्रवेश की आवश्यकता किन किन कंडीशन में होती है, वो 5 कंडीशन है, वो इसे बताई जा चुकी है। इनको अच्छी तरह से करना है और याद भी कर लेना है। अब इसके बाद है वैधानिक स्थिति में नंबर 1, कोई भी नया साझेदार वर्तमान सभी साझेदारों की सहमति से ही व्यापार में प्रवेश पा सकता है। कोई भी नया साझेदार वर्तमान सभी साझेदारों की सहमति से ही फर्म में प्रवेश पा सकता है। नया साझेदार नंबर 2, नए साझेदार अपने प्रवेश के पूर्व फर्म के किसी भी कार्य अथवा दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं होता जब तक कि वह लिखित समझौते द्वारा ये उत्तरदायित्व स्वयं स्वीकार न कर ले। साझेदार बनने के पश्चात वह साझेदार फर्म द्वारा किए गए सभी कार्य के लिए उत्तरदायी हो जाता है। अब इसके बाद है इसमें नए साझेदार के अधिकार। जो नया साझेदार है उसकी फर्म में क्या अधिकार है, तो इसमें किसी साझेदार के फर्म में प्रवेश करने पर उसे निम्न अधिकार प्राप्त होते हैं। नंबर वन है इसमें फर्म के लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार। जो नया साझेदार है उसमें जो फर्म का लाभ होगा उसमें हिस्सा पाने का क्या अधिकार है, उसके बारे में देखते हैं बच्चों। नया साझेदार आपसी समझौते के अनुसार फर्म के लाभ में एक निश्चित भाग प्राप्त करता है। यह भाग उसे पुराने साझेदारों से प्राप्त होता है, इसी कारण पुराने साझेदारों का लाभ कम हो जाता है। जो नया साझेदार है वो आपसी समझौते के अनुसार फर्म में होता है और फर्म के लाभ में से एक निश्चित भाग प्राप्त करता है। यह भाग उसे जो पुराने साझेदारों से प्राप्त होता है, इस कारण जो पुराने साझेदार होते हैं उनका लाभ कम हो जाता है तो उनके लाभ वितरण के अनुपात में भी परिवर्तन हो जाता है। नया साझेदार निम्न से किसी विधि द्वारा अपने लाभ का भाग पुराने साझेदारों से प्राप्त कर सकता है। जो नया साझेदार है उसे अपना भाग प्राप्त करने के लिए जो पुराने साझेदार है उनसे वो अपना भाग किस प्रकार किस अनुपात में प्राप्त करता है, वो कंडीशन इसमें दी हुई है। नंबर 1 है उनके लाभ वितरण अनुपात में, समान अनुपात में, असमान अनुपात में, समस्त भाग केवल एक ही साझेदारों का नया लाभ वितरण अनुपात निम्न प्रकार किया जा सकता है। ठीक है, अब जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, ए और ब एक फर्म में साझेदार है। ए और ब एक फर्म में साझेदार है तथा 3 और 2 के अनुपात में लाभ हानि वितरित करते हैं। जो पुराने साझेदार देश में कौन कौन थे, ए और बी, और जो उनका जो लाभ का जो अनुपात है वो कितना है, 3:2 में लाभ हानि वितरण करते हैं। उन्होंने शेयर को 1/5 के लिए हिस्से के लिए साझेदार बनाने का निश्चय किया। अब ए और बी पुराने साझेदार थे, उनका जो लाभ का अनुपात है 3:2 का है। उन्होंने शेयर को फर्म में 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाने का निश्चय कर लिया। अब उपयुक्त सभी स्थितियों में साझेदार का नया लाभ वितरण अनुपात ज्ञात करना है। अब इस कंडीशन में जो नया साझेदार है उसका फर्म में क्या लाभ अनुपात होगा, देखिए। जैसे कि उनके लाभ वितरण अनुपात में शेयर को उसका हिस्सा देने पर सबसे पहले शेयर का भाग कितना है, 1/5। टोटल फर्म एक में से 1/5 को लेस करने पर कितना आ जाएगा, 4/5 है। तो 5 से 1 को लेस कर दो तो 4/5। तो 4/5 भाग है वो ए और बे का है और 1/5 किसका, उससे का है। अब ए का नया भाग 4/5 का गुना
3/5। जो ए और बी पहले साझेदार थे उन्होंने में 3:2, तो ए का भाग 3/5 और बे का 2/5, क्योंकि अनुपात योग में 3 + 2 5 हो जाएगा। तो ए का भाग 3/5 और बे का भाग कितना 2/5। तो इसमें 3/5 का 4/5, तो 4 तिया 12 और 5 पंजे 25। तो जो ए है उसका जो नया भाग है वो 12/25 होगा। इसी प्रकार बे का जो नया भाग है, बे का भाग पुराना कितना है 2/5 है, उसमें किससे मल्टीप्लाई कर देनी है 4/5 की। तो 4/5 की 2/5 में मल्टीप्लाई करने पर 8/25, 4 की 2 में 8, 5 की 5। ठीक है, जो से का भाग 1/5 या 4/25, जैसे बे का नया भाग हो गया 8/25, तो से का भाग कितना 1/5। अब इसके ए और बे में बटे में कितना 25 है, तो 1/5 का भी 25 करने के लिए वो अंश और हर दोनों में कितने से 5 से गुना कर दो, 5 × 5 5 पंजे 25। तो ए का जो नया भाग है वो 12 हो जाएगा, से का 8 और बे का 8 और से का 5। तो इसलिए नया लाभ वितरण अनुपात 12, 8 और 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम उनके लाभ वितरण अनुपात ए बे से का 12, 8 और 5। यदि समान अनुपात में इस स्थिति में से को 1/5 का 1/2 भाग, जो से है उसने ए का 1/2 भाग, तो 1/5 का 1/2 कितना हो जाएगा 1/10 ए द्वारा दिया जाएगा। इसी प्रकार 1/5 का 1/2 बराबर कितना 1/10 बे द्वारा दिया जाएगा। तो ए का नया भाग 3/5 में से 1/10 को लेस कर दो, तो 5/10। बे का नया भाग 2/5 में से 1/10 को लेस कर दो, तो 3/10। तो से का भाग 1/5, अब 1/5 है, इनके बटे में 10 है, तो 1/5 में कितने से गुना कर देनी है 2 से। तो 2 की इसमें गुना करने पर, जैसे कि 1/5 गुना 2, तो 2 1 2 और 2 पंजे कितना हो जाएगा ये 10, इसलिए से का भाग 2/10। तो नया लाभ वितरण अनुपात 5, 3 और 2 का, जैसे कि ए का 5, बे का 3, से का 2, तो 5, 3 और 2, 5 3 8 2 10। तो इसलिए जो अनुपात है 5, 3 और 2 का अनुपात हो जाएगा। अब आगे जो तीसरा है असमान अनुपात। यदि असमान अनुपात है, ये कई प्रकार से हो सकता है। मान लिया से 1/5 का 2/3 भाग, 1/5 है उसका 2/3 भाग 2/15, ऐसे मतलब 1/5 का 1/3 भाग 1/15 वैसे प्राप्त करता है। 2/3 और 1/3, 2/3 तो कर लिया उसने ऐसे, और 1/3 भाग प्राप्त किससे किया वैसे। तो इसी प्रकार ए का जो नया भाग है 3/5, जो पहला भाग तो उनका 3:2 है, तो 3/5 में से 2/15 को लेस कर दो, तो एलसीएम 15 जाएगा, तो ये लेस करने पर 7/15। बे का नया भाग 2/5 में से 1/15 को लेस करने पर 5/15, तो से का भाग हो जाएगा 1/5। अब बटे में 15 लाने के लिए अंश और हर में कितने से गुना कर देंगे 3 से, 3 × 3 3 पंजे 15। तो अब इसी तरह से इसमें जो ए का भाग है 7/15, बे का भाग 5/15 और से का भाग 3/15। तो इनका जो नया लाभ वितरण अनुपात है 7, 5 और 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद है नंबर 4, समस्त भाग केवल एक ही साझेदार से लेने पर। यदि जो नया साझेदार है उस समस्त भाग या तो ऐसे ले या वैसे ले, तो माने से अपना लाभ ऐसे प्राप्त करता है। ए का नया भाग 3/5 है, 3/5 में जो ए का भाग है 3/5 और से का कितना 1/5, तो 3/5 में से 1/5 को लेस कर दो, तो कितना बचेगा 2/5। बे का भाग 2/5 रहेगा और से का 1/5, तो ये 2 और ये भी 2 और ये कितना 1, तो नया लाभ वितरण अनुपात 2:1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह से ये 4 कंडीशन थी उनके लाभ वितरण अनुपात में, समान अनुपात में, असमान अनुपात में, और समस्त जो भाग है केवल एक ही साझेदार से प्राप्त करने पर। इन 4 कंडीशन से ए और बे जो पुराने साझेदार थे उनसे अपना भाग प्राप्त कर सकता है इन चारों कंडीशन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बच्चों। जैसा ऊपर कहा गया है कि नए साझेदार के प्रवेश के कारण पुराने साझेदारों के लाभ के भाग में कमी हो जाती है। जब कोई
व्यक्ति फर्म में साझेदार बनता है, जो पुराने साझेदार होते हैं उनको जो लाभ, पहले जो लाभ मिल रहा था उस लाभ में कमी आ जाएगी, क्योंकि वो अपने लाभ में से अब जो नया साझेदार है उसको हिस्सा मिलना शुरू हो जाएगा, तो इसलिए जो पुराने साझेदारों का लाभ कम हो जाता है। पुराने साझेदार अपने लाभ में से नए साझेदार को उसी अवस्था में हिस्सा देने के लिए तैयार होते हैं जब उन्हें उस हिस्से के बराबर ख्याति की रकम नए साझेदार से प्राप्त हो जाती है। तो वो अपने में से जो भाग देंगे वो किस कंडीशन देते हैं, गुडविल ख्याति की राशि के बराबर, उसी से बराबर ख्याति की रकम नए साझेदार से प्राप्त हो जाए। इस रकम की मांग पुराने साझेदार द्वारा इस कारण की जाती है क्योंकि उन्होंने अपने परिश्रम, त्याग तथा जोखिम द्वारा फर्म की ख्याति पैदा की और नया साझेदार इस ख्याति प्राप्त फर्म के लाभ में से बिना कोई जोखिम उठाए हिस्सा पाने का अधिकारी हो जाता है। अतः उसे अपने भाग के बराबर ख्याति की रकम पुराने साझेदारों को उनकी क्षतिपूर्ति के रूप में देनी पड़ती है। इसी रकम को प्रीमियम भी कहा जाता है। जो गुडविल है उसे हम प्रीमियम भी कहते हैं। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज के टॉपिक में यहीं तक। अब अगले नेक्स्ट जो टॉपिक हम आगे उसे लेकर दूसरी वीडियो में उपस्थित हो गए, और सही बच्चों को इस चैप्टर जितना आज कराया उसको अच्छी तरह से रीडिंग करना है और एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझना है, और समझने के बाद आज काफ़ी। ठीक है, थैंक यू।